अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। तो सबसे पहली खबर आपको मिली होगी कि गौतम अडानी एनडीटीवी के 29.18% स्टेक्स एक्वायर करने वाले हैं करीब 403 करोड़ रुपए में। खबर आपको मिली होगी कि आंकड़ा 51% तक भी जा सकता है। आप थोड़ी गहराई से सोचने वाले मनुष्य हैं तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि 26 नवंबर तक सेबी ने एनडीटीवी पर बैन लगाया हुआ है किन्हीं कारणों से। तो ये ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल है फिलहाल, लेकिन अडानी ने स्पष्ट कहा है कि ये कोई भी बैरियर नहीं है। आप थोड़ी और गहराई से सोचने वाले मनुष्य हैं तो आपको ये सवाल आएगा कि फिर अडानी ने ऐसा किया ही क्यों? नवंबर के बाद ही खरीद लेता एनडीटीवी स्टेक्स, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? तो आपको एक और बात पता चलेगी कि ठीक इसी दिन जब मीडिया में चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि अडानी एनडीटीवी के 29% शेयर्स खरीद रहे हैं, उसी दिन फिच रेटिंग्स और क्रेडिट साइट्स जैसी रेटिंग एजेंसीज ने अडानी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था कि अडानी इतना लोन ले चुके हैं कि उनका बिजनेस बहुत बड़े खतरे में है और उनका क्रैश पॉसिबल है। वो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। 2,30,900 करोड़ का डेट हो चुका है और ओवरऑल अडानी का डेट 2022 में ऑलरेडी डबल हो चुका था। आप और गहराई से सोचने वाले मनुष्य हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद अडानी ने इस खबर को छुपाने के लिए नई खबर मार्केट में उछाली होगी और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि फिच रेटिंग वाली बात अधिकतर लोगों को नहीं पता चल पाई। आप और गहराई से सोचने वाले मनुष्य हैं तो आप सोचने लगेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो अडानी एनडीटीवी ले ही लेगा। पोर्ट सारे उसके अंडर आते जा रहे हैं, तो ये एनडीटीवी क्या चीज है? 2,30,900 करोड़ की उधारी जिस इंसान के सर पर है, उसके लिए 403 करोड़ रुपए क्या ही है? अगर आप और आगे सोचने वाले मनुष्य हैं तो सवाल मन में उठेगा, तो क्या सारे मीडिया हाउसेस को बिग कॉर्पोरेट्स तो नहीं खरीद लेंगे? ट्विटर एलॉन मस्क का किस्सा। कुछ समय पहले गौतम अडानी ने क्विंट के 49% स्टेक्स एक्वायर करे। या फिर आप सीधे ये रिसर्च पेपर पढ़िए, हार्वर्ड के इंडेक्स ऑफ यूएस मेन स्ट्रीम मीडिया ओनरशिप रिपोर्ट जो 2021 में आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। विकिपीडिया के ओनर, फॉक्स न्यूज के ओनर, CNN, ABC, CBS, याहू न्यूज एटसेट्रा, इनके ओनर सब बिग कॉर्पोरेट्स के अंडर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये जो एनडीटीवी के साथ हुआ है, ये तो रूल है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। तो कॉर्पोरेट्स मीडिया हाउसेस को हमेशा से खरीदते हुए आए हैं ताकि पसंद की पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करके पसंद के बिल्स पास करवाए जा सके और मेन स्ट्रीम मीडिया में उन बिल्स और पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म ना हो सके। इसको आम भाषा में बोला जाता है एडवांस क्रोनी कैपिटलिज्म। इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग का डेटा कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशंस देती है, ये लीगली पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम की एक चीज 2016 में लाई जा चुकी है। कोई नहीं, आप यूएसए के इस लॉबिंग के ग्राफ से देखिए। 1998 से 2021 पॉलिटिकल पार्टीज की कॉर्पोरेट्स के द्वारा फंडिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये भी सिर्फ ओपन में आई फंडिंग है जो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो अब आपको लगेगा कि ऐसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी, एनडीटीवी भी हाथ से चला गया जो गवर्नमेंट की थोड़ी गलतियां तो निकाल रहा था। लेकिन आप थोड़ी और गहराई से सोचने बैठेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मीनिंग आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हायर रेटिंग्स जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एनजीओ निकालती है, उसमें अच्छे मार्क्स लाना ही है फ्रीडम ऑफ प्रेस? और ये एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस बेसिस पर ये इंडेक्स प्रिपेयर करती है? कौन से शहरों का डेटा लेती है? सर्वे का सैंपल साइज सही होता भी है? और सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एनजीओ की फंडिंग कहाँ से आती है? आपको ये सब भी पता होना चाहिए। इसके बिना फ्रीडम ऑफ प्रेस की जानकारी और उसको अल्टीमेट ट्रुथ मानकर डिसीजन लेना अधूरा जजमेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की कमियां निकाल सके तो चलो भाई हो गई फ्रीडम ऑफ प्रेस। आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 बेहद ही जरूरी लेवल्स है जो इन्हें क्रॉस करने ही होते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। पहला लेवल, आप शायद जानकर हैरान होंगे कि फ्रीडम पहले से ही ज्यादा चीजों की नहीं है प्रेस को। रशिया यूक्रेन इशू, हिटलर इशू, हार्प, जीएम फूड, क्लाइमेट चेंज, नासा, एपिजेनेटिक्स, जेफरी एप्स्टीन, हेल्थ सेक्टर की अधिकतर चीज खासकर वैक्सीन्स, इन टॉपिक्स पर एक ही नैरेटिव बोलना अलाउड होता है मीडिया को।
इनफैक्ट बिल गेट्स ने तो खास ITSU नाम की ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से बनाई हुई है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ही है मीडिया को नैरेटिव्स देना, पॉलिटिशियंस को स्टेटमेंट्स देना, शब्द देना, और पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्सपर्सन को ट्रेनिंग देना कि मीडिया में एग्जैक्टली क्या बोलना है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सब आपको खुद ITSU की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उन्होंने अपने मिशंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि एम है जनता के बीच 90% पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए बिल गेट्स के द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट्स की। ये एम होता है ITSU का। आप कभी जरूर पढ़िए ITSU के बारे में। दूसरा लेवल, अब मीडिया अगर सरकार से भी बच गई, उसके बाद कॉर्पोरेट से भी बच गई, उसके बाद ITSU से भी बच गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम रेडी हो चुका है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो सारी चीज डिलीट करेगा जो उनके खुद के नैरेटिव से कॉन्ट्रडिक्टरी होगी। आप ये आर्टिकल पढ़िए खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर। तीसरा लेवल, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, UN, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बच गए तो आपको फैक्ट चेकर्स पकड़ेंगे। इनफैक्ट एक और शॉकिंग फैक्ट, अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 YouTube से 12 लाख वीडियोस डिलीट करी गई है। आप सोचना कि कौन सी वीडियोस होती होंगी वो। हालांकि फिलहाल YouTube को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोला जाता और एट प्रेजेंट YouTube ही वो आखिरी प्लेटफॉर्म है जहां थोड़ी फ्रीडम है ओपिनियंस रखने की। एटलीस्ट 5% टॉपिक्स पर तो बोल सकते हैं फ्रीली। अब 5% भी नहीं तो एटलीस्ट पॉलिटिशियंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना पॉसिबल है। तो खास इन्हीं के लिए YouTube, Facebook, Twitter, इंस्टा, पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने 2015 में IFCN बनाया, यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। ये दुनिया के सारे बड़े बड़े फैक्ट चेकर्स को अप्रूवल सर्टिफिकेट्स देता है, फंडिंग देता है कि किस फैक्ट चेकर ने WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN, IMF इनकी बातों को सही साबित करके, इनकी विपरीत बातों को गलत साबित करके न्यूज डिलीट करी है। लगभग सारे बड़े फैक्ट चेकर्स इसके अंडर आते हैं और फैक्ट चेकर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सच्चा माना जाता है। लेकिन यहाँ बात है कि IFCN को कौन फंड करता है? क्या डायरेक्ट भगवान? कि IFCN ही हमेशा सही होगा? ये मीडिया की फंडिंग और खासकर IFCN नेटवर्क ने कैसे कभी भी मीडिया को फ्री नहीं होने दिया। जो मीडिया आपको आज से पहले फ्री लगती थी, इसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो टीम लाइफस्टाइल बनाकर आपके लिए रेडी कर चुका है कि आखिर इन फैक्ट चेकर्स को और मीडिया को कौन कंट्रोल करता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपका वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, आपको लगता रहा होगा कि पॉलिटिक्स मतलब देश की गवर्नमेंट, वो ही तो देश चलाती है और उनसे सवाल पूछना सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है, तभी तो हम बाकी चीजों पर डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड़ फल नाड़, खेत उपज नाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। 10 में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। तो आप अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द ग्रेट रीसेट पढ़िए। ये आम जनता का बहुत बड़ा वहम है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पावरफुल होती हैं। उसके लिए आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द ग्रेट रीसेट बाय 2030 इसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके 4 एम्स हैं। उसमें से 4th एम है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, यानी दुनिया की अधिकतर चीजें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्दों में बोले तो अधिकतर नहीं, हर चीज, एवरीथिंग अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और बिग कॉर्पोरेट्स ओन करेंगी। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताते हुए आए हैं। शॉर्ट में आप ये समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अब गवर्नमेंट्स को अपनी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट्स को दे देनी चाहिए। अब कॉर्पोरेट्स ही दुनिया चलाएंगे। ये आप खुद से इन्हीं की वेबसाइट पर जरूर पढ़िए, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, जो द ग्रेट रीसेट के अंडर आता है, जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। कंक्लूजन में आप ये समझे कि कैपिटलिज्म का मॉडल एट प्रेजेंट जिस जगह पर पहुंच चुका है, उसमें कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट से भी बड़े बनते जा रहे हैं और ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया का एक्विजिशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये NDTV वाला सीन कोई नई बात नहीं है। कॉर्पोरेट्स को मीडिया के नैरेटिव्स कंट्रोल करना ही पड़ेगा कैपिटलिज्म में। पिछले 70 सालों से हो ही रहा है, जिसको बोला जाता है लॉबिंग, क्रोनी कैपिटलिज्म, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की शुरुआत, CNN प्रोपेगेंडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछने की आजादी होना ये नहीं होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। दुनिया बहुत विशाल है, इसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए आपका आज बेहद जरूरी हो जाता है YouTube पर गहराई से जानकारियों को समझना और पूरे वर्ल्ड इवेंट्स और CNN प्रोपेगेंडा को समझना। अब आप ये सब समझ गए हैं तो आपके मन में डेफिनेटली सवाल उठेगा कि इन सब का समाधान क्या है फिर? ये समाधान है भी कुछ? तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों का समाधान बेहद ही विशाल और कॉम्प्लेक्स है।
जो टीम लाइफस्टाइल के मेंबर्स ने बहुत एफर्ट से बनाया है, क्योंकि इशू ही बेहद कॉम्प्लेक्स है। हम आप सभी से ये कहेंगे कि अगर आप इस पूरे इंटरनेशनल गेम को समझ पाते हैं तो हमारी कोशिश में हमारे साथ हैं। आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसे भरकर आप हमसे लाइव वेबिनार में जुड़ सकते हैं, क्योंकि YouTube पर इससे आगे की जानकारी देना अलाउड नहीं है। तो वेबिनार में आपसे IMPH या कहीं सोल्यूशन का एक पार्ट डिस्कस किया जाता है और आप हमारे साथ आगे बढ़ते हैं इन सभी के सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें। और आप फैक्ट चेकर्स और मीडिया की एग्जैक्ट फंडिंग और कंट्रोल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। बेहद ही ज़रूरी वीडियो है।